नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह पहुजा। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता था 1990 में चाइना इंडिया से पुअरर कंट्री था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, और 2019 तक आते आते इट्स जीडीपी पर कैपिटा वाज 4.6 टाइम्स ऑफ आवर जीडीपी। ऐसी ही कुछ बातें इस वीडियो में हम आगे समझते हैं। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में एक, इन दोनों देशों के इतिहास के बारे में। दूसरा, वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा सन था जिधर से चाइना हमसे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तीसरी बात, आज की वर्तमान स्थिति में मतलब 2020 में चाइना और हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क है। और चौथा, ऐसे कौन से स्टेप्स हम और हमारी सरकार उठा सकती है जिससे ना सिर्फ हम चाइना तक पहुंचे बल्कि हमारा देश एक सुपर पावर बन जाए। आइए पहले इतिहास की ओर चलते हैं। इंडिया एंड चाइना, टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज विद एंशिएंट सिविलाइजेशंस। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1949 में चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट रिपब्लिक, द सेम ईयर व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 से लगभग दोनों देशों ने अपना सफर एक साथ ही शुरू किया। चाइना अंडर माओ जेडोंग एंड इंडिया अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बावजूद, उनकी लूटपाट के भी बावजूद, इंडिया 1950 में एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन आज 2020 आते आते चाइना हमसे हर चीज में आगे चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? कहां से इस चीज की शुरुआत हुई? माओ जेडोंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की थी, ही कुड नॉट पुट चाइना ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। 1978 में उनकी मृत्यु हुई। चाइना एट दैट टाइम वॉज स्ट्रगलिंग विद एन एवर एक्सपांडिंग पॉपुलेशन एंड एन अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी। 1978 में माओ की मृत्यु के बाद जो चाइना की नई लीडरशिप आई, उन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी खोलनी शुरू की। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट की, खास करके कोस्टल एरियाज के सेक्टर में, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका आसान हो जाए। उसके बाद दे स्टार्टेड फ्रीइंग एग्रीकल्चर फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। दे एनफोर्स्ड वन चाइल्ड पॉलिसी टू डिफ्यूज द पॉपुलेशन बॉम्ब सो दैट दे कुड टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। जहां चाइना में इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज ही अपनाई जा रही थी। 1960, 1970, 1975 तक हमारा ग्रोथ रेट एक स्टैग्नेंट, इट वाज अराउंड 3.5% ओनली। इसी दौरान चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए। इसका असर ये हुआ कि चाइना के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलने शुरू हो गए, which in turn empowered them, improved their economic status as well as purchasing power, जो आगे चल के formed an essential thing in their economic progress। आज भी चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना आज भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी का 9% खर्च करता है। वहीं हमारे देश ने शुरुआती 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिर्फ 3% जीडीपी का खर्च किया है। टुडे चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट कंसिडर्स इटसेल्फ एज अ सुपर पावर। लेकिन आपको पता है, 40 साल पहले इंडिया एंड चाइना वर एट द सेम प्लेस इन टर्म्स ऑफ इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रेलवेज इत्यादि इत्यादि। ये फर्क शुरू हुआ आफ्टर द 1980 रिफॉर्म्स विच help China surge past us whether in economic and social parameters। आइए कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान देते हैं। In 1980, China's GDP was $191 billion, which was just a shade ahead of India's $186 billion। By 2018, its GDP had touched $13.6 trillion to ours $2.7 trillion। जहां हम एक्चुअल स्लिप हुए हैं वो है अर्बनाइजेशन। मैंने अपनी एक पहले वीडियो में भी बताया था दैट अर्बनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट सिटीज स्पेशली। टुडे मोर देन 60% ऑफ द चाइनीज लिव इन सिटीज, while 35% of Indian population is urban।
Around the time when both countries became free, only 12% of Chinese lived in cities compared to 17% of Indians. Transport is an area where the Chinese have made serious progress. In 1974, their planes flew only 0.7 million passengers compared with 3 million on Indian planes. Now, Chinese carriers fly roughly 4 times as many as Indian carriers. In 2018, the numbers were 611.4 million for China and 164 million for India. The China were also behind us in terms of rail network. In the 1980s, India's network measured 61,240 kilometers to China's 51,700 kilometers. By 2017-18, India's network had grown to 68,442 kilometers, while China's had more than doubled to 1.27 lakh kilometers. In 1969, India had a very high infant mortality rate. Of every 1,000 babies born, 145 died. China's IMR was 84 at that time. Since then, India has sharply reduced its IMR to 30 with investments in institutional deliveries and maternal health. But China's prosperity has enabled it to reduce its IMR to 7, which is at the level of advanced economies like the US that had an IMR of 5.6 in 2018. China's prosperity is also reflected in its higher life expectancy of 77.6 years as against India's 69.2 years, which means an average Chinese lives 7 years more than an average Indian. The gap was much less in the 50s and 60s. India had more industrial centers than China at the time of independence. But today, China is known as the factory of the world. Car production numbers from both countries illustrate the change. Data from the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers show we were neck and neck in 1999 when India made 5.3 lakh cars and China 5.7 lakh. But last year, India made 36.2 lakh cars to China's 2.1 crore. देखा आपने कि किस तरह पिछले 30-40 साल में चाइना हमसे आगे आगे निकलता गया, पर इट्स नेवर टू लेट। हमारे में काबिलियत है, हिम्मत है कि हम भी अगर अपनी मेहनत कुछ साल तक करते रहें तो 21वीं सदी हमारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं वीडियो के आखिरी भाग में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें से पहला क्षेत्र आता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर के ऊपर पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको उसका लिंक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाएगा। उसके अंदर मैंने काफ़ी पॉइंट्स दिए थे कि अगर सरकार इस क्षेत्र में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती है तो आने वाले कुछ ही सालों में दिस सेक्टर कैन बिकम द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर जीडीपी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमी। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज अ मस्ट। आज भी इवन टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टैक्स कलेक्शन टू फिल अप मोस्ट ऑफ आवर रेवेन्यूज। तीसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है डिफेंस। India has the second largest army, the fourth largest air force and the seventh largest in navy. But you know, 99% of our defense equipments are imported. सोचिए कि यही अगर मेक इन इंडिया होना शुरू हो जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। वोकल फॉर लोकल यहाँ से ही शुरू होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनवायरनमेंट। इंडिया हैज रैंक्ड 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द 2020 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स एट येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज हु सेज India's decarbonization agenda needs to accelerate and the country faces a number of serious environmental health risks, including poor air quality. और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी पॉपुलेशन। India's population is booming. India is the 7th largest country in terms of area. और हो सकता है कि 2025 तक हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी आगे चली जाए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। पिछले 3 महीने में माइग्रेशन इशू की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से हमारी सरकार को दिक्कत हुई
अपनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए। इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही कुछ और क्षेत्र हैं जिसमें हमें अपनी सरकार के साथ मिलकर आने वाले कुछ सालों में बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। और अगर हम कर पाए और हमारी सरकार ने इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में की तो चाइना तो क्या, आने वाले कुछ सालों में हम एक सुपर पावर भी बन सकते हैं।